हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और हमारा ये प्रयास बार बार बना है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे से कराया जाए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें परीक्षा में। तो बच्चों, उसी कड़ी में खास एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हैं, जिसका है क्लास 12 केमिस्ट्री में रीजनिंग क्वेश्चन। तो बच्चों, जैसे कि चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, परंतु चैप्टर चलने में बहुत ज़्यादा समय है और आपके एग्ज़ाम के समय भी बहुत नज़दीक हैं। तो इसीलिए कुछ इस तरीके से हम ये लेकर आए हैं। ये आपके पूरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो रीजनिंग प्रश्न आते हैं, यानी तार्किक प्रश्न जो हैं, तो उनके आंसर कैसे दिए जाते हैं, इसके साथ साथ अन्य कि नॉर्मल प्रश्नों पर भी बात होगी जिसको आप आसानी से कर पाएँ। तो बच्चों, इसमें हम लोग आज रीजनिंग प्रश्न की बात करेंगे। इसमें रीजनिंग प्रश्न में इनऑर्गेनिक से भी पूछे जाते हैं और ऑर्गेनिक से भी पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे हल करेंगे। ये आपका आज भाग 1 है। इस तरीके से कई पार्ट की वीडियो आपको मिलेगी। तो ये बच्चों, इसमें ये पार्ट 1 है, पार्ट 1। तो पहले भाग में बच्चों हम लोग कुछ रीजनिंग प्रश्न की बात करेंगे और उसको समझेंगे। प्रश्न को हल कैसे किया जाएगा, आप उसको आसानी से समझ के परीक्षा में किस प्रकार उसका उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, बात करें बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन है आपका फर्स्ट कि H3PO3 यह है बच्चों आपका आर्थोफास्फोरस अम्ल एक द्विक्षारकीय होता है, जबकि H3PO4, तो बच्चों इसका नाम होता है आपका फास्फोरिक अम्ल, जबकि H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल त्रिक्षारकीय होता है। क्यों? क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, ये क्यों का मतलब ही हो गया रीजनिंग क्वेश्चन। यानी इस टाइप से आपके क्वेश्चन मिलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं अति लघु में और लघु में। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बिना रटे आसानी से इसको दे सकते हैं। ये हमारा प्रयास रहेगा समझाने के लिए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर फास्फोरस आर्थोफास्फोरस होता है और ये है आर्थोफास्फोरिक, इसमें एक आ जाता है। ये दोनों के नाम हो गए पहले तो। अब बच्चों यहाँ पर जो ये बात कही है क्षारकीय, यानी ये अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता से रिलेट होता है। तो सबसे पहले दो बातें होती हैं, यानी बच्चों इसमें हम लोग प्रश्न को केवल जल्दी से लिखकर ही नहीं, उसको ऐसा समझेंगे कि उसको चाहे जब आप आसानी से अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका अर्थ जान लेते हैं बच्चों। जैसे एक होता है क्षारकता और दूसरी बात होती है अम्लता। तो यहाँ पर बच्चों ये जो क्षारकता वर्ड है, ये अम्ल से रिलेट होता है और यहीं पर ये वो क्षार से रिलेट होता है, यानी उल्टा करके इसको पढ़ा जाता है। तो बच्चों जैसे का मतलब है कि अगर किसी अम्ल में जितने विस्थापनीय H+ निकलते हैं वो उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे यहाँ पर HCl ये एसिड है और एसिड है, जब इसको आयनाइज किया जाएगा तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर H+ की संख्या 1 है, तो इसकी क्षारकता 1 हो जाएगी, बच्चों। इसी प्रकार अगर H2SO4 की अगर हम बात कर लें तो इसमें 2H+ और SO4 डबल माइनस। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें H की संख्या 2 है,
इसीलिए इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी, इसलिए इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि अम्ल है, ये अम्ल है और यहाँ पे क्षारकता यानी इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या को ही हम लोग क्षारकता कहते हैं। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो अम्लता है वो क्षार से रिलेट होता है। इसका मतलब जैसे अगर हमने कोई क्षार ले लिया NaOH और इसको आयनाइज किया तो आप देखेंगे कि Na+ और OH-, तो इसमें बच्चों एक OH- आयन आया, तो यहाँ पे कहेंगे अम्लता, इसको कहेंगे अम्लता, एसिडिटी, ये 1 हो जाएगा। अगर किसी में 2 OH निकलता है तो 2 हो जाएगा उसकी अम्लता। तो ये तो मतलब हुआ बच्चों, ये छोटी क्लासों में भी बताया जाता है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रश्न की ओर कि इस प्रश्न में ये कैसे कहा जा रहा है कि ये जो है इसकी क्षारकता जो है, इसकी क्षारकता यानी द्विक्षारकीय है। इसका मतलब कि इसमें 2 H है मगर आपको दिखाई दे रहा है 3, और इसमें भी 3 है जबकि इसकी क्षारकता 3 बताई जा रही है। तो ऐसा क्या है, इसमें हमको क्या लिखना होगा, तो ये हम लोग समझते हैं। तो बच्चों ये आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ देखिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब बच्चों सबसे पहले देखिए, केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, जैसे कि एक चैप्टर है बैलेंसी कक्षा 11 में संयोजकता, और उसमें स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी गई है। तो वहाँ पर से स्ट्रक्चर देखिए हम इसका ड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें H3PO4 देखिए, HO, यहाँ पर P, फिर O और H, इस तरीके से है। डबल बॉन्डेड O, और यहाँ पर ये जो है आपका आ जाएगा O और H, इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। तो ये है आपका H3PO4, यानी ये जो है बच्चों H3PO4 की स्ट्रक्चर है ये। और यहीं पर हम इसका भी बना लेते हैं HOPOH और डबल बॉन्डेड O और H। तो बच्चों देखिए H3PO3, देखिए H3 3 है H, इसको हम बॉन्ड के रूप में भी लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। तो देखिए 1 2 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 3 है, 1 2 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। और इसमें देखें बच्चों 4 ऑक्सीजन हैं, तो 1 2 3 4 और 3 हाइड्रोजन है। तो ये बच्चों H3PO3 होता है, H3PO3 होता है। तो ये आर्थोफास्फोरस है और ये आर्थोफास्फोरिक है। तो बच्चों जैसे कि आपने जाना कि किसी अम्ल जब कहेंगे जब उसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी, यानी उससे H+ आसानी से रिमूव हो रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर केवल इसकी जो क्षारकता बताई जा रही है द्विक्षारकी, इसका मतलब कि इसमें 2 H निकल रहे होंगे। तो बस ऑब्वियसली बच्चों इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन तो 3 है, परंतु इसमें 2 H जो हैं ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन से यहाँ पर जुड़े हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ परमाणु जो है हाइड्रोजन परमाणु वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ये ऑक्सीजन बच्चों ये होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ से ये निकल जाता है, ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूवल है, यहाँ से ये निकल जाएगा और इस तरीके से इसमें 2 हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इसकी संरचना ये देखिए H+ और यहाँ पर O-, PO-, डबल बॉन्ड O और H, यानी ये HPO3 2 माइनस में टूटता है। तो बच्चों इसीलिए यहाँ पर ये जो है आपका प्लस, यानी ये टूट गया, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर केवल 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, ये वाला इससे सीधे जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो है ये नहीं निकल सकता, इसीलिए इसकी क्षारकता 2 होती है, इसलिए इसको द्विक्षारकी कहा जाता है, इसलिए इसको द्विक्षारकी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि इसमें से 3 हाइड्रोजन रिमूवल है, एक ये है, एक ये है, ये बॉन्ड छोड़कर जाते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसा दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे फिर ऐसे, डबल बॉन्ड O और O-, इसीलिए हमने इसको PO4 ट्रिपल माइनस फास्फेट आयन बोलते हैं, फास्फेट आयन बोलते हैं। तो इसमें से 3 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन जुड़े हैं। तो आपको कुछ नहीं लिखना परीक्षा में, बस सीधे सीधे आप लिखेंगे
कि H3PO3 में केवल 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से निकल जाते हैं, जबकि तीसरा हाइड्रोजन वो फास्फोरस से सीधे जुड़ा होता है। और यहां पर लिखेंगे कि इसमें 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं, इसलिए ये आसानी से रिमूव हो जाते हैं, ये अम्लीय होते हैं। बस अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं और यहाँ पर इस तरीके से दिखा देते हैं, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये 2 नंबर या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा कि ये डाइबेसिक, इसको डाइबेसिक बोलते हैं इंग्लिश में, ये डाइबेसिक होता है और ये ट्राइबेसिक होता है। अब बच्चों अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं इसके लिए एक ट्रिक देता हूँ, केवल ये इन पर काम करेगा, यानी फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों पर। अब ऑक्सी अम्ल क्या होता है ये हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों यहां पर आपको करना क्या है, ऑक्सीजन -1, यानी ये आप ट्रिक याद रख लीजिए बच्चों। देखिए यहां पर 3 है तो 3 में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2, इसकी क्षारकता कितनी हो गई 2। और बच्चों यहां पे देखिए यहां पर ऑक्सीजन की 4 है तो 4 में से घटा देंगे आ जाएगा 3, तो इसकी आपकी क्षारकता 3 हो गई। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। बच्चों जो है तबीयत हमारी कुछ खराब चल रही है, इसलिए वीडियो लगातार नहीं मिल रही। फिर भी हम प्रयास ये करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड हो और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आप इसको दूर दूर तक फैलाइए ताकि जो बच्चे इससे अधूरे हैं, जो इनको प्राप्त नहीं हो रहा, वो भी सीखें और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो बच्चों दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न आता है कि आप देख रहे हैं कि जो फास्फोरस है, यानी एक फास्फोरस, मैं प्रश्न लिख देता हूं पहले, फास्फोरस यानी हमारा PCl5 व PCl3 बनाता है, जबकि नाइट्रोजन यानी N केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। क्यों? ये क्यों बच्चों लग जाता है, तो वही रीजनिंग प्रश्न कहलाता है। तो बच्चों ये भी आता है 1-2 नंबर में, आपके परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, ये सब आप विद्या में देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों इसमें जो ये PCl3 और PCl5 है, यानी अगर ये बना रहा है तो कहीं ना कहीं अपने अष्टक का प्रसार कर रहा है, यानी अपने बॉन्ड को बनाने के लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध करा रहा है ये, इसके कारण। तो बच्चों कुछ ऐसा होता होगा कि इसमें ये अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये केवल NCl3 को ही बनाता है, NCl5 को नहीं बनाता। तो बच्चों इसका आंसर होता है, इसका आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जिनमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, वे अपने अष्टक का प्रसार कर लेते हैं। तो बच्चों जिनमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, उपस्थित होते हैं, वे अपने अष्टक का प्रसार कर लेते हैं। अपने 2 बार हो गया, एक बार मिटा दें। अपने अष्टक का प्रसार कर लेते हैं। तो बच्चों अष्टक का प्रसार करने से ये बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि नाइट्रोजन, बहुत सिंपली मैं इसको समझा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं करना है। तो देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाए 1s2 2s2 2p, कितना होता है 7, 2 2 4 4 3 7। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p 3 है,
इसका मतलब कि यहाँ पे ये दूसरा कोष है और तीसरा कोष स्टार्ट नहीं हुआ, तीसरा कोष आपका स्टार्ट नहीं हुआ, यानी 3s यहाँ 0 अभी यही पूरा नहीं हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 3d है वो आपका स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें कम रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है, यानी इसमें रिक्त d ऑर्बिटल नहीं, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है, नहीं है। वहीं अगर बच्चों हम लोग फास्फोरस की बात कर लें तो फास्फोरस का 15 होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p3, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 3 15। तो ये बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, 2 सही बनाते। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि पहला कोर्स कंप्लीट, दूसरा कोर्स कंप्लीट और तीसरा कोर्स स्टार्ट हो गया है, तीसरा कोर्स स्टार्ट हो गया है, परंतु तीसरे कोर्स में 3d अभी नहीं आया, इसका मतलब ये रिक्त पड़ा हुआ है। तीसरा कोर्स प्रारंभ हो गया जबकि इसमें तीसरा कोर्स आया ही नहीं है, क्योंकि ये अभी फिलअप नहीं है, ये आपका पूरा नहीं भरा। तो इसमें तीसरा कोर्स स्टार्ट ही नहीं है, इसलिए इसमें रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है, परंतु इसमें तीसरा कोर्स स्टार्ट हो गया है और ये वैकेंट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, जिसके कारण इसमें हम कहेंगे रिक्त d ऑर्बिटल है, रिक्त d ऑर्बिटल है, रिक्त d ऑर्बिटल है। तो बच्चों ये अपने अष्टक का प्रसार कर लेता है, अष्टक का प्रसार करने के कारण ये अपने बॉन्ड को बढ़ा सकता है। अब ये कितना बना सकता है बच्चों? क्या ये PCl3 PCl5 क्या PCl6 भी बना सकता है? क्या ये PCl7 भी बना सकता है? इस पे भी दिमाग दौड़ना चाहिए। तो ये हम कैसे पता करते हैं, अब मैं इसको आपको समझा रहा हूं। यानी ये नहीं बना पाएगा, इसका रीजन क्या है? रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है। ये जो है कि आपका रिक्त d ऑर्बिटल है, इसके कारण ये अपना बना लेगा, यानी ये तो बनाएगा ही, परंतु ये नहीं बना पाएगा रिक्त d ऑर्बिटल ना होने के कारण। तो ये कैसे बना रहा है, अब इसको जान लेते हैं। देखिए मैं अब यहां से थोड़ा मिटा रहा हूं इसको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम फास्फोरस की बात कर लें तो एक बार फिर से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास में बना रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p3 और यहाँ पर बच्चों 3d0 ये आपका हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑर्बिटल में तो ये हमारा हो गया s और ये बच्चों हमारा हो गया आपका p। तो p में 3 होते हैं और यहाँ पर ये वैकेंट पड़ा हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 5। ये बच्चों में ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ये 3p है और ये 3s है। तो बच्चों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो बच्चों होता क्या है कि ये नॉर्मल स्टेट में, यानी नॉर्मल स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ गए, 3 अगर ये अनपेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड किसी दूसरे के आ गए, जैसे कि यहाँ पर Cl, तो Cl में अगर देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5। तो बच्चों ये 5 है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसमें इस तरीके से 1 2 3 4 5 और एक अनपेयर्ड है। तो इस तरीके से अगर 3 Cl एटम लिए जाएं तो इसमें बारी बारी से इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा आपका PCl3, ये आपका PCl3 बन जाएगा। अगर बच्चों इसको PCl5 बनाना है, PCl5 बनाना है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर अगर इसमें आ जाए एक्साइटेड स्टेट में, तो आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड की संख्या 1 2 3 4 5 हो गई है। तो इसमें 5 यानी 5 Cl के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक शिफ्ट हो सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। तो ये PCl5 बना सकता है, परंतु बच्चों अब इससे ज्यादा ये प्रसार नहीं कर सकता, इसलिए PCl3 और PCl5 बना रहा है, इसके आगे नहीं बना सकता। परंतु अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर SF6 तक बना लेता है, क्योंकि उसमें प्रसार के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चला जाता है। तो बस बच्चों इसमें इतना ही आप लिखेंगे कि नाइट्रोजन में रिक्त d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण वो जो है केवल NCl3 बनाता है और NCl5 नहीं बनाता, परंतु फास्फोरस में रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण जो है वे अपने अष्टक का प्रसार कर लेता है और PCl3 और PCl5 भी बनाता है।
तो बच्चों इसके लिए आपको कोई विशेष नोट्स या उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप अपने दिमाग के स्तर पर अपनी भाषा में लिख कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसमें आप ये 2 लाइन लिख करके इस तरीके से आप समझा दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा, गारंटी इसका, कोई कटेगा नहीं नंबर। तो बच्चों इस तरीके से आपके ये 2 प्रश्न होते हैं। एक तीसरा प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। आज की वीडियो में 3 प्रश्न तक हम लोग कर लेते हैं, तो इसको मैं भी मिटा रहा हूं। एक तीसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। देखिए ये भी पूछा गया। अब बच्चों ये 2 प्रश्न जो आपके हुए हैं, ये 2 प्रश्न आपके जो है वो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। मैंने जैसे कहा कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों केस में मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। तो हम लोग एक प्रश्न ऑर्गेनिक से ले लेते हैं, ऑर्गेनिक से एक प्रश्न ले लेते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है जो आपका तीसरा होगा ना, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया क्यों नहीं देता है। ऐसे तमाम प्रश्न हैं बच्चों, और इनके आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों देखिए फ्रीडल क्राफ्ट्स, अब ये भी पीछे के है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स जो है एल्कलीकरण, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं एल्काइलेशन। और दूसरे को बच्चों ये तो इतना रहेगा ही, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन 2 प्रकार का होता है बच्चों। इसमें आपका एल्किल ग्रुप जुड़ता है, एल्किल ग्रुप जुड़ता है, और इसमें बच्चों एसिल ग्रुप जुड़ता है, एसिल ग्रुप जुड़ता है, यानी CH3C++, माने ये ग्रुप आपका जुड़ जाएगा कहीं पर, ये एसिल ग्रुप कहलाएगा। तो इसलिए उसको एसाइलेशन कहते हैं और इसको एल्काइलेशन कहते हैं। अब बच्चों इसकी अभिक्रिया की अगर बात कर लें तो अभिक्रिया में देखिए, अभिक्रिया में क्या होगा, ये तो आपने जाना कि फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार का होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो जुड़ने के आधार पर है। मेन अभिक्रिया जैसे ये है, तो बच्चों यहाँ पर हाँ बच्चों लाइट कटने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वीडियो रुक गई। चलिए देखते हैं एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता। तो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका एल्काइलेशन और दूसरा होता है बच्चों एसाइलेशन। तो बच्चों एल्काइलेशन और एसाइलेशन 2 प्रकार का होता है। अभिक्रिया कैसे हो रही है, तो ये तो समूह के जुड़ने के कारण है। अभिक्रिया हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से। देखिए जैसे बेंजीन हमारा है, तो बच्चों बेंजीन इसकी क्रिया अगर हम लोग मेथिल क्लोराइड से कराएं, ये इसके अंतर्गत आएगा एल्काइलेशन में, और यहाँ प्रेजेंस होता है बच्चों AlCl3। तो इसमें बच्चों होता क्या है कि आपका बनता है जो प्रोडक्ट वो कहलाता है टॉल्वीन, यानी CH3 यहाँ जुड़ जाता है, और जो यहाँ पर H प्रेजेंट है वो इस H के साथ बाहर हो जाता है, यानी HCl। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं टॉल्वीन, बोलते हैं, और ये हमारा बेंजीन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा रीजनिंग प्रश्न ये कह रहा है कि एनिलीन जो है वो ये अभिक्रियाएं क्यों नहीं दर्शाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दर्शाता वो। तो इसका रीजन क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर बेंजीन एक कंपाउंड है, यहाँ पर जो एनिलीन लिया जा रहा है ये एक दुर्बल बेस होता है बच्चों, ये एक दुर्बल बेस होता है, यानी दुर्बल क्षार होता है, और दुर्बल क्षार के कारण जो है ये आपका यहाँ पर जो AlCl3 यूज किया जा रहा है, तो बच्चों ये एक उत्प्रेरक के रूप में, यानी अम्ल उत्प्रेरक है, और एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, यानी ये जो होता है वो होता है लुईस अम्ल होता है, और जिसके कारण बच्चों देखिए ये हो जाएगा C6H5
और NH2 और यहाँ पर AlCl3। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, यानी ये आपका है दुर्बल क्षार यानी क्षार है और ये आपका अम्ल है। तो बच्चों ये जब रिएक्ट करते हैं तो एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए C6H5 और NH2 और AlCl3 माइनस और प्लस। क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करा देता है बॉन्ड बनाने के लिए, इसको अवेलेबल कराता है, तो इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देता है, जिसके कारण इस पर प्लस आ जाता है और ये माइनस हो जाता है। तो बच्चों ये एक लवण के रूप में प्राप्त होता है। और बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि N पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो बेंजीन रिंग है, यानी बेंजीन रिंग है, तो बच्चों इसमें होगा क्या कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन, यानी अगर ये NH2 इस तरीके से अगर इससे जुड़े AlCl3 से अगर इसका जोड़े तो यहाँ पर लवण हो जाएगा और इस पर चार्ज प्लस आने के कारण मैं यहीं पे जोड़ दूँ AlCl3 और प्लस और माइनस। तो बच्चों इसमें इसके कारण जो प्लस चार्ज लग गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी इसके वलय रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये उस पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण ये रिएक्शन नहीं दे पाता। इसलिए आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि एनिलीन एक दुर्बल क्षार है जो कि एक AlCl3 यानी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, इससे संयोग करके एक लवण बनाता है और नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश के कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाती है, जिससे यह अभिक्रिया नहीं दर्शाता। बस आपको इतना ही लिखना है इसमें, तो ये प्रश्न आपका इस तरीके से हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे जो रीजनिंग प्रश्न होंगे, और ये रीजनिंग प्रश्न खत्म करने के बाद हम लोग कुछ नॉर्मल प्रश्नों पर भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।